लास्ट क्लास में हमने रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि मेंडल ने कौन से कैरेक्टर पे काम किया था। मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर को सिलेक्ट किया था पी प्लांट के अंदर इनहेरिटेंस को देखने के लिए। पी प्लांट के अंदर कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, कौन से कैरेक्टर थे उनकी लिस्ट बनाते हैं। मेंडल्स वर्क स्टार्टेड इन 1856, completed in, born on 22nd July 1822, died in 1884, work published in, work rediscovered in, work republished in 1901, work rediscovered by कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी वरीज, एरिक वॉन शेन। मेज पे किसने काम किया था? कार्ल कोरेंस। जर्मनी का कौन था? कार्ल कोरेंस। वर्क रिपब्लिश किसने किया था? ह्यूगो डी वरीज ने। लॉ में किसने कन्वर्ट किया था? किसने कन्वर्ट किया था? कार्ल कोरेंस। कौन सी लॉ बनाई थी? क्लियर? Reasons for unrecognition of Mendel's work: poor communication of journal, concept that is जो concept था he explained factors are stable and discrete was not accepted by contemporaries biologists, and approach of statistics was completely new for biologists and not easy for understand, and last point था not able to provide physical proof for existence of factors. Work was ahead of time, and last था popularity of the and success के पीछे क्या रीजन थे? Studied one or two character at a time, unlike his predecessors. And second क्या था? Selection of garden tea. And third क्या था? Quantitative analysis of qualitative character. क्वालिटेटिव कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसे कैरेक्टर जो डोमिनेंट एलील की क्वालिटी पर डिपेंड करते हैं, डोमिनेंट एलील की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते। डोमिनेंट एलील होगा तो एक्सप्रेशन होंगे, डोमिनेंट एलील नहीं होगा तो एक्सप्रेशन नहीं। डोमिनेंट एलील एक हो या दो हो, एक्सप्रेशन उतना ही, तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव। लेकिन ऐसे कैरेक्टर जो डोमिनेंट एलील के नंबर के साथ उनका एक्सप्रेशन इंक्रीज होता रहे, क्वांटिटी के साथ बढ़ता रहे, तो उसे क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव कैरेक्टर बोलते हैं। वो अलग टाइप के कैरेक्टर होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब कैसे हैं? क्वालिटेटिव कैरेक्टर। 7 कैरेक्टर की बात होगी, सातों कैरेक्टर लिखते हैं और सातों के सातों कैसे हैं? क्वालिटेटिव कैरेक्टर। तो मेंडल सिलेक्टेड सेवन कैरेक्टर्स। आपको लिस्ट याद है क्या 7 कैरेक्टर्स की? अच्छा, हर एक कैरेक्टर की कितनी कितनी वेराइटी ली? दो दो, मतलब 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज। मतलब हर एक वेराइटीज कौन सी कंडीशन में है? प्योर लाइन में है, ट्रू ब्रीडिंग में है। ट्रू ब्रीड या प्योर लाइन मतलब होमोजाइगस कंडीशन। हर एक वेराइटी कौन सी कंडीशन में है? होमोजाइगस कंडीशन। तो हम लिखेंगे मेंडल सिलेक्टेड 7 कैरेक्टर्स। बोल सकता है कोई, कोई बोल सकता है 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज, कोई बोल सकता है 14 प्योर लाइंस, कोई बोल सकता है 14 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, ऐसा भी बोल सकता है। चलो फर्स्ट कैरेक्टर का नाम याद रखेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर बताओ, आपने 12th पढ़ी है ना? तो फर्स्ट है सीड शेप। सीड शेप। सेकेंड है सीड कलर, एंड थर्ड है फ्लावर पोजीशन, और नेक्स्ट हमारा है फ्लावर कलर। फ्लावर कलर एंड नेक्स्ट है पोड शेप, और एक है पॉड कलर।
और एक है लास्ट वन है स्टेम हाइट। स्टेम हाइट, ठीक है। तो ये 7 कैरेक्टर्स की हमने क्या बना ली है, लिस्ट बना ली। और हर एक कैरेक्टर की कितनी वेराइटी है, 2। एक वेराइटी ऐसी होगी जो डोमिनेंट ट्रेट रखेगी, और एक वैरायटी होगी जो रिसेसिव ट्रेट रखेगी। अच्छा, जो वैरायटी डोमिनेंट ट्रेट रखेगी वो वैरायटी भी प्योर होना चाहिए, और रिसेसिव ट्रेट रखने वाले भी प्योर होना चाहिए। जो रिसेसिव ट्रेट रखती है वो तो वैसे भी प्योर ही होगी, जैसे डॉफ जो होता है वो प्योर में ही आएगा, स्मल्टी में ही आएगा। लेकिन डोमिनेंट ट्रेट वाला हमेशा क्या हो सकता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है और होमोजाइगस, जैसे कैपिटल टी में भी टॉल आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी में भी टॉल आता है। लेकिन ध्यान रहे, जो भी डोमिनेंट ट्रेट रखने वाली वैरायटी जिन्होंने सिलेक्ट करी थी सारी कैसी थी, प्योर थी। तो पहले तो ट्रेड्स कौन कौन से हो सकते हैं, सीड शेप के 2 ट्रेड बताओ। फर्स्ट डोमिनेंट है राउंड, और कैसा है, रिंकल। अच्छा, रिंकल अगर सीड किसी में होंगे तो ये तो पक्का है कि उसमें स्मॉल आर ही होगा, रिसेसिव ट्रेड। लेकिन डोमिनेंट ट्रेड में क्या हो सकता है, कैपिटल आर भी और कैपिटल आर स्मॉल आर। लेकिन इन्होंने जो वैरायटी सिलेक्ट करी थी उसमें ये नहीं था, यही था। ठीक है, अब वो ये किससे बोल पा रहे हैं कि यही था वो नहीं था? क्या अंदर जाके दिखते थे कि जीन्स कैसा है कैसा नहीं? वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बनाते थे। ये जो वैरायटी बनाई है राउंड सीड रखने वाली, ये प्रोसेस के थ्रू बनाई है, इस वजह से वो बोल पा रहे हैं कि राउंड के लिए कैसा है, प्योर है। हम देखेंगे अभी की प्रोसेस कैसे है, ठीक है। अभी बस याद करें, सीड कलर में डोमिनेंट बताओ, येलो एंड ग्रीन। अच्छा, फ्लावर पोजीशन बताइए, एक्सियल, कैपिटल ए आएगा, और टर्मिनल, टर्मिनल अगर फ्लावर आएंगे पी में तो क्या बोलेंगे, ये रेसेसिव है, ये रेसेसिव ट्रेट है। चलो फ्लावर कलर बताइए, हमने 12th में यही तो याद किया था, यही किया था ना, याद हुआ था आपको? पोड शेप, पोड मतलब लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, उनके फ्रूट को क्या बोलते हैं, पोड बोलते हैं। आपने मॉर्फोलॉजी वगैरह में फ्रूट के टाइप्स पढ़े होंगे और देखा भी होगा। तो पोड शेप जो होता है वो कैसा होता है, इन्फ्लेटेड। आपने कभी देखी होगी मटर की फली देखी होगी, वो फुली हुई रहती है, वो इन्फ्लेटेड है। और कोई ऐसी होती है जो कॉन्स्ट्रिक्टेड भी होती है। तो अगर फुली हुई है तो उसे डोमिनेंट ट्रेड बोलेंगे, और सिकुड़ी हुई है तो उसे हम रेसेसिव ट्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेसेसिव। पॉड कलर की अगर बात करें तो पॉड कलर में ध्यान रखें, यहां पर सीड कलर में येलो डोमिनेंट, ग्रीन रेसेसिव है। पॉड कलर के अंदर ग्रीन डोमिनेंट है, और येलो क्या है, रेसेसिव है। और स्टेम हाइट के बारे में तो सब जानते ही, कैपिटल टी टॉल रहेगा, और टॉल का क्या आएगा, कैपिटल टी। और डॉर्फ का क्या रहेगा, स्मॉल टी स्मॉल। ठीक है, तो ऐसे 7 कैरेक्टर्स ये हुए, और हर एक कैरेक्टर के कितने है वैरायटी है, 7 ये और 7, टोटल कितनी हो गई है, 14। और हर एक वैरायटी कैसी है, प्योर है। तो हम बोलेंगे 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी सिलेक्ट करी, या बोलेंगे 14 प्योर लाइन सिलेक्ट करा, या बोलेंगे 14 कैसे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। कुल मिला के ऐसा बोले। अच्छा, मेंडल को जो पूछा गया था कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं, आप बोल रहे हो कि इनके हमारे अंदर जीन्स होते हैं, सीड शेप का जीन होता है, सीड कलर का जीन होता है पी में, इन सब के जीन होते हैं, कहाँ होते हैं बताओ? तो क्या वो बता पाए थे? नहीं बता पाए थे, फिजिकल नहीं दे पाए थे, क्योंकि क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं। लेकिन बाद में फिर क्रोमोसोम की जब डिस्कवरी हो गई तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, ब्लिक्स्ट साइंटिस्ट। इन्होंने बताया था कि मेंडल तो फिजिकल प्रूफ नहीं दे पा रहे थे क्योंकि क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अब मेरे टाइम पे तो क्रोमोसोम डिस्कवर हो चुके हैं, मुझे पता है कि सीड शेप का जीन कहाँ है, 7th क्रोमोसोम पर। पी प्लांट में 7 पेयर्स होती है, टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 14 होते हैं, 7 पेयर्स होती है। तो जो 7th पेयर है उस पे किसका जीन है, सीड शेप का जीन। और फर्स्ट पेयर पे किसका जीन है, सीड कलर का। फ्लावर पोजीशन का जीन कहाँ है, 4th पेयर पे। फ्लावर कलर का जीन कहाँ है, फर्स्ट पेयर पे।
पोर्ड शेप का जीन कहाँ है? फोर्थ क्रोमोसोमल पेयर पे। इसका कहाँ है? फिफ्थ क्रोमोसोमल पेयर पे। इसका कहाँ है? फोर्थ क्रोमोसोमल पेयर। तो इसे याद करना होगा आपको। क्या याद करना होगा? पहले इसका सीक्वेंस याद करना होगा, फिर इसका याद करना होगा। आपको याद करना है सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, और लास्ट में स्टेम। सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, और स्टेम। फिर याद करना है 7 14 14 54। याद करना है 7 14 14 50। जैसे ही कंफ्यूजन आए, डायरेक्ट याद नहीं हो रहा हो, तो ये एक तरफ ये लिख लेना, एक तरफ 7 14 14 54 माइंड में फिट कर लो। 7 14 14 50, 7 14 14 50। तो मैच करके देख लेना आप कि कौन से कहा है। क्वेश्चन कैसे आएंगे? कौन से कैरेक्टर्स ऐसे हैं मेंडेलियन कैरेक्टर्स जिनके जीन क्रोमोसोमल नंबर 4 पे हैं? कौन से कैरेक्टर ऐसे हैं जिनके क्रोमोसोम जिनके जीन्स 1 पे हैं? कितने टाइप के क्रोमोसोम्स में जीन्स मिलते हैं मेंडेलियन कैरेक्टर्स के? तो हम बोलेंगे 1 पे मिलते हैं, 4 पे मिलते हैं, 5 पे मिलते हैं, 7 पे। 4 क्रोमोसोमल पेयर ऐसी है जिसमें क्या मिलते हैं? मेंडेलियन कैरेक्टर्स के क्या मिलते हैं? जीन्स। तो सारे क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं क्वेश्चन, तो आपको ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। इसमें कहाँ कंफ्यूजन आएगा बच्चों को? एक यहाँ आएगा कोड कलर और सीड कलर। यहाँ पर ग्रीन क्या है? अच्छा, ये जो भी बातें हो रही है ना, आप बोलोगे सर हमें तो कोड कलर मोस्टली ग्रीन ही देखने को मिलती है, और सीड कलर भी हमें मोस्टली ग्रीन ही देखने को मिलता है। मटर के अंदर देखते हैं जब भी ग्रीन ही दिखता है, और हम ये भी देखते हैं सीड शेप भी हमेशा राउंड ही देखने को मिलता है, बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन ये यंग स्टेज की बात नहीं हो रही है, ये मेच्योरिटी की बात है कि जब मेच्योरिटी होगी, जब वो बिल्कुल सूख जाएगा सीड, जब वो निकल जाएगा, तब उस वक्त देखना होगा आपको कि वो जो मटर है, वो जो पोड है, वो कैसा है दिखने में, वो येलो है क्यों ग्रीन है। मेच्योरिटी के टाइम, मेच्योरिटी के टाइम पे उसका सीड रिंकल्ड फॉर्म में है कि राउंड फॉर्म में है, मेच्योरिटी के टाइम पे वो सीड येलो है कि, ये आपको देखना होगा। मेच्योरिटी की बात हो रही है। अरे बात समझ में? और दूसरी बात यह है कि आप जो देखते हो, जो सीड देखते हो, ग्रेन देखते हो, वो किसका कवर देखते हो? मतलब वो सीड का कवर देखते हो, आप सीड कलर नहीं देखते। यहाँ पर सीड कलर मतलब क्या है? कॉटिलिडन कलर। किसका कलर है? कॉटिलिडन के कलर का मतलब होता है सीड कलर। आप जो देख रहे हो, क्या देख रहे हो? वो जो कोट होता है जिसे सीड कोट बोलते हैं, उसकी बात है। वो आपको हमेशा कैसा दिखता है? ग्रीन दिखता है। अदरवाइज मेंडल का सीड कलर मतलब सीड का कॉटिलिडन का कलर। क्या मेंडल ने सीड कोट पर काम किया था? मेंडल ने सीड कोट पर काम नहीं। अरे बात समझ में? किस पे काम किया था? सीड कलर पे काम किया था, जिसे हम क्या बोलेंगे? कॉटिलिडन कलर। ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिखना है, आपको याद करना है। अगर इन सारे कैरेक्टर्स को हम विजुअलाइज करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। ये फर्स्ट पेयर, ये सेकेंड, बताओ पी प्लांट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 14 क्रोमोसोम्स होते हैं और 7 पेयर्स होते हैं। अच्छा, फर्स्ट पेयर पे किसका जीन होता है? उसमें से देख के बताओ। सीड कलर और फ्लावर कलर। ठीक है। चलो, सेकंड पे किसका जीन होता है? होता तो बहुत सारों का होगा, लेकिन मेंडेल ने जो सिलेक्ट किए थे उनका जीन नहीं होता है। ठीक है। थर्ड पे किसी का जीन, मेंडेलियन कैरेक्टर में से किसी का भी जीन नहीं होता। फोर्थ पे बताओ किसका किसका होता है? तो एक है सीड स्टेम हाइट है, और स्टेम हाइट के पास में ही जीन होता है एक का, जिसे बोलते हैं पोड शेप। और एक थोड़ा दूर जीन होता है जिसे बोलते हैं फ्लावर पोजीशन। सही लिखा है मैंने? स्टेम हाइट, पोड शेप और फ्लावर पोजीशन, तीनों के फोर्थ पे दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, और ध्यान रखना है स्टेम हाइट और पोड शेप का जीन काफी पास में। फिफ्थ का बताइए आप। पोड कलर। और सिक्स में भी होता है क्या?
7th पे तो ये अच्छी तरीके से आना चाहिए आपको, कई बार इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है, अच्छी तरीके से आना चाहिए बच्चों। ये हमने 7 पेयर्स पे विजुअलाइज कर लिया कि कहाँ होते हैं वास्तव में 7 कैरेक्टर के जीन, कहाँ होना चाहिए था, अलग अलग पेयर्स में होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि मेंडल के रिजल्ट तो ऐसे ही आ रहे हैं। मेंडल ने क्या बात बताई है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया है। असॉर्टमेंट कब होता है, जब जितने भी कैरेक्टर हैं उन सबके जीन कहाँ होंगे, अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर के होंगे, तभी वो बात बता सकते हैं। आप मुझे बताओ कि मेंडल ने एक कैरेक्टर को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया होगा, जैसे एट अ टाइम या एक एक्सपेरिमेंट में वो 1 कैरेक्टर को देखते थे या 2 कैरेक्टर को देखते थे। अगर हम एक कैरेक्टर ले हाइट, एक टॉल पेरेंट ले, एक डॉर्फ ले, और उस हाइट वो टॉल और डॉर्फ कैसे अगली जनरेशन में जा रहे हैं, फिर अगली जनरेशन में कैसे जा रहे हैं, अगर ये देख रहे हैं तो हम उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें सिंगल कैरेक्टर या उसके 2 ट्रेड्स की स्टडी करी जा रही हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आप मुझे बताओ मेंडल ने ऐसी कितने टाइप की मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराई है, 7 टाइप। मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे किए होंगे जिसमें हाइट को देखा होगा, किसी में सीड शेप को देखा होगा, किसी में सीड कलर को देखा होगा, किसी में पॉड कलर को देखा होगा, किसी में पॉड शेप को देखा होगा, किसी में फ्लावर पोजीशन को देखा होगा, किसी में स्टेम हाइट को देखा होगा। ऐसे कितनी मैक्सिमम हो सकती है, 7 कैरेक्टर है तो 7 टाइप की मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो सकती है। और मेंडल ने एक एक क्रॉस को, जैसे हाइट को देखा तो क्या एक बार देखा बस, ऐसा नहीं है, उसका क्वांटिटेटिवली क्या किया, हर एक कैरेक्टर कैसा है, क्वालिटेटिव, और हर एक क्वालिटेटिव कैरेक्टर का क्या किया, क्वांटिटेटिव किया, एक एक एक्सपेरिमेंट को बार बार क्या किया है, रिपीट किया है, ताकि डेटा पे हमें क्या हो, क्रेडिबिलिटी बढ़े, हमारा विश्वास बढ़े। ऐसा किया उन्होंने। तो 7 टाइप की तो क्या करी है, मोनोहाइब्रिड। लेकिन अगर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें आप 2 कैरेक्टर को साथ में देखना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि सीड शेप और सीड कलर ये दोनों साथ में कैसे जाते हैं। सीड शेप हमने जैसे एक पेरेंट ले लिया, राउंड ले लिया, एक ले लिया रिंकल। सीड शेप एक में राउंड है, एक में रिंकल, और सीड का कलर एक में येलो है और एक में, और इन दो सीड शेप और सीड कलर, इन 2 कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को हम देखना चाहते हैं कि अगली जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होगा। तो हम इस क्रॉस को क्या बोले, मतलब 2 कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन के साथ 2 कैरेक्टर को साथ में स्टडी करना चाहेंगे तो इसे डायहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। 3 कैरेक्टर को देखना चाहेंगे तो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। अब आप मुझे बताओ कि अगर टोटल 7 कैरेक्टर है और 2-2 कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन की हमें डायहाइब्रिड क्रॉसेस बनानी है, तो हम मैक्सिमम कितनी डायहाइब्रिड क्रॉस बना सकते हैं, कितने टाइप की डायहाइब्रिड क्रॉस बना सकते हैं। जैसे हम भाई एक ऐसी क्रॉस ले लें डायहाइब्रिड जिसमें सीड कलर के साथ क्या ले लें, फ्लावर कलर। एक ऐसी ले ले सीड कलर के साथ क्या ले ले, फ्लावर पोजीशन। एक ऐसी बना ले सीड कलर के साथ क्या ले ले, पोड शेप। ऐसे टोटल 7 कैरेक्टर है और 2-2 की कॉम्बिनेशन की हमें डायहाइब्रिड क्रॉसेस बनानी है, तो मैक्सिमम कितनी बना सकते हैं। ऐसा 10th में और 12th में एक चैप्टर आता है मैथ्स में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक आता है, आपको याद है, आपके जो जिसने मैथ्स किसी का था मैथ्स, तो आता है 12th में है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। जब भी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं काम में आ सकता है, बहुत आसान है। जब भी इसे कॉम्बिनेशन निकालना हो तो कैसे करना है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ, मतलब टाइप ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस कितनी हो सकती है, 7 टोटल कैरेक्टर्स हैं। वेरी गुड, किसने बोला 21, वेरी गुड। देखो बच्चों, टाइप ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस कितनी हो सकती है, भाई मोनोहाइब्रिड तो सबको समझ में आती है, 7 कैरेक्टर है 7 टाइप की होगी, लेकिन डायहाइब्रिड क्रॉस कैसे होगी, एक फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का, NCR। एन इक्वल टू क्या होता है, यहाँ टोटल कैरेक्टर कितने हैं, 7 है, कितनों के कॉम्बिनेशन बनाना है, 2-2 के बनाना है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर 3-3 के कॉम्बिनेशन बनाना होते तो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस कितनी होती, तो एन की वैल्यू तो 7 होती, आर की वैल्यू कितनी हो जाती, 3 हो जाती। अब इसका फॉर्मूला क्या है, आपको फैक्टोरियल पता है क्या होता है, तो इस तरीके से ऐसा एक फॉर्मूला होता है, n माइनस आर फैक्टोरियल। ऐसा ये पता था आपको, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप कॉम्बिनेशंस मैक्सिमम कितने बदलेंगे। जैसे 7 चीजें दी हुई है, 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाना है, अच्छा n इक्वल टू 7 है तो 7 फैक्टोरियल लिखेंगे, ऐसा लिखें क्या, और r को क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल।
और n माइनस आर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल, ऐसा हो जाएगा ना। अच्छा इसे और कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा होता है। और अरे आता है समझ में। और ये 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1। और ये 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 को 5 लिख दे, और ये क्या कर देंगे, आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, इसको भी पूरा लिख सकते हो, फिर भी कैंसिल करना पड़ेगा। अरे बस समझ में। अब बताओ कितना हो गया, 7 इंटू 6 42, 42/2 कितना हो गया, 21। तो कितने टाइप के कॉम्बिनेशन निकले, 20। मतलब 7 कैरेक्टर है, दो दो के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 21 टाइप की डायहाइब्रिड क्रॉस हो सकती है। अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कितने टाइप की हो सकती है, अगर मैं बोलूं तो बना सकते हो आप। भाई n इक्वल टू 7 है, r की वैल्यू 3 रख देंगे, फिर यहाँ पर 7 फैक्टोरियल यहाँ रख देंगे, 3 फैक्टोरियल यहाँ रख देंगे, 4 फैक्टोरियल, n माइनस 3 4 फैक्टोरियल। अरे बस समझ में, ऐसा निकाल लेंगे। हमें जब भी कभी कॉम्बिनेशन निकालना हो तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा करना है। अरे बस समझ में, कितना आसान फॉर्मूला है। जब भी कभी निकालना हो कॉम्बिनेशन तो इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल लो। 21 टाइप की क्रॉसेस हो सकती थी, लेकिन हमें पता है, मेंडल ने तो नहीं कहा लेकिन हमें पता है कि मेंडल ने सारी टाइप की क्रॉसेस नहीं करी। आप बोलोगे सर आप क्या देखने गए थे वहां पर, आपको कैसे पता है कि उन्होंने सारी टाइप की डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं करी, क्योंकि उनका रिजल्ट ये बोल रहा है, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। और इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट कॉन्सेप्ट कोई कब दे सकता है, जब डायहाइब्रिड क्रॉस में जब दो कैरेक्टर लिए जा रहे हैं, उनके जीन कहां होंगे, अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर पे होंगे, तभी उनके बीच में क्या होगा, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट होगा। लेकिन अगर सारी 21 टाइप की डायहाइब्रिड क्रॉस कोई करेगा, तो फिर तो ऐसे भी कॉम्बिनेशन हो जाएंगे जीन के कि जिसमें एक डायहाइब्रिड क्रॉस ऐसी बन सकती है जिसमें स्टेम हाइट के साथ क्या आ जाए, फोर्स। अब जब ये दो कैरेक्टर लेंगे तो बताओ इनके जीन के बीच में क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, नहीं होगा, इनके बीच में तो लिंकेज होगा। तो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से जो रिजल्ट आना चाहिए थे वो नहीं आएंगे। लेकिन मेंडल ने तो क्या कहा है कि जब भी मैंने डायहाइब्रिड क्रॉस करी है तो एक कैरेक्टर का जीन दूसरे कैरेक्टर के जीन से बिल्कुल क्या देखने को मिला, इंडिपेंडेंट देखने को मिला। इसका मतलब कि मेंडल ने वही क्रॉस करी फॉर्चुनेटली, जो जिनके जीन्स कहां है, 21 नहीं करी, सारी नहीं करी, वही करी, वही कॉम्बिनेशन लिए डायहाइब्रिड क्रॉस में, जिनके जीन कहां थे, अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर। तभी तो उन्होंने बोला कि जब भी मैंने डायहाइब्रिड क्रॉस करी तो हमेशा मुझे क्या देखने को मिला कि एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस से बिल्कुल कैसा है, इंडिपेंडेंट, ऐसा बोला उन्होंने। तो हम बोल सकते हैं कि शायद से उन्होंने सारी 21 डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं, अगर करते तो क्या होता, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाते हैं, अगर करते तो क्या होता, क्या होता, पता नहीं क्या होता, परेशान हो जाते। कभी कभी डायहाइब्रिड क्रॉस में वो ऐसे कॉम्बिनेशन लेते जिनमें कैरेक्टर के जीन अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर पे है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता और रिजल्ट अलग आता। लेकिन कभी डायहाइब्रिड क्रॉस ऐसे कोई लेते जिसमें जीन सेम क्रोमोसोमल पेयर पे है, तो अलग रिजल्ट आता। तो सोचते कि कभी मैं डायहाइब्रिड क्रॉस करता हूं अलग रिजल्ट आता है, कभी करता हूं अलग रिजल्ट आता है, वो समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाते और पता चलता कि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी नहीं देते, एक्सप्लेन नहीं करता। या फिर वो इतने जीनियस होते हैं, वो इतने जीनियस होते कि डायहाइब्रिड क्रॉस को भी समझ लेते कि अच्छा इसका रिजल्ट, कुछ डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट इसलिए आ रहा है ऐसा क्योंकि इनकी जीन अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर पे है, और कुछ का इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि इनकी जीन सेम क्रोमोसोमल पेयर पे है। मतलब वो लिंकेज को भी डिस्कवर कर सकते थे अगर वो जीनियस होते, बहुत ज्यादा जीनियस होते, बहुत ही ज्यादा होते। लेकिन लिंकेज को डिस्कवर करना आसान नहीं, क्योंकि उस टाइम पे किसका खोज नहीं हुआ था, किसका डिस्कवरी नहीं हुई थी, क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये जो जीन्स है कहां होते हैं, ये बात तो पता नहीं थी ना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अगर उन्होंने स्टेम हाइट और पोर्ट शेप को साथ में ले लिया होता तो क्या होता, तो पहला क्या आंसर होना चाहिए, he would not have been able to explain independent assortment। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर दूसरा क्या होता, he might have discovered linkage। तो दोनों बातें हो सकती थी, दोनों बातें हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अरे बात समझ में, लिखो, 1 मिनट का टाइम है लिखने के लिए।
ये फैक्टोरियल क्या होता है? मैंने बोला कि एक फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का। क्या है ये फॉर्मूला? ठीक है, मैंने बोला 6 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या समझे? किसको कैसे लिखना है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब मैंने लिखा है 7 फैक्टोरियल, इसे क्या लिख सकता हूं? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन मैंने ये बस यहीं तक लिखा और यहाँ पर 5 फैक्टोरियल। इसका आगे का मतलब क्या है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ही। ठीक है, फिर नीचे क्या है? 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1। फिर ये 5 फैक्टोरियल, ये काटने के लिए मैंने यहाँ तक, अदरवाइज पूरा लिखता, फिर इधर भी पूरा लिखता, फिर पूरा काटता। अरे बात समझ में? जैसे काट करके अब क्या हो, जानते होंगे ना, ऐसे करते हैं। तो आज के बाद जैसे 10 बॉटल है आपके पास, दो दो के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो मैक्सिमम कितने बनाओगे? फॉर्मूला। कभी भी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आए तो ये आता है कि मैथ्स में 12th में बच्चों को पढ़ाते हैं, एक चैप्टर आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके, मैथ्स में वहां पढ़ाते हैं। नहीं, आपको फिजिक्स में काम में आ सकता है ना, ये सिंपल बात भी है। कभी भी अधिकतर हमें ऐसा करना भी पड़ता है, डेली लाइफ में भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें हैं हमारे पास, 10 किताबें हैं, दो दो के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, मैक्सिमम कितने बनेंगे हम यूज कर सकते हैं, काम का है। किससे? परम्यूटेशन। अब वो उस पर मत जा, ठीक है, वो बाहर पूछ। He would not have been able to explain IA, independent assault। अगर वो सारी 21 टाइप की हैबिट क्रॉस कर लेते तो वो शायद से क्या नहीं कर पाते? इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि फिर कुछ डायहाइब्रिड क्रॉसेस का रिजल्ट अलग आता और कुछ का अलग आता, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सारे 7 कैरेक्टर के जीन अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर पे नहीं है, वो क्या है? 4 ही क्रोमोसोमल पेयर पे है, और 4th वाली पेयर पे तो 3 जीन है, 1 पे तो 2 जीन है। तो उनमें से किसी का कॉम्बिनेशन ले लेते जो एक ही क्रोमोसोम पे जीन से है, तो फिर वो लिंकेज हो जाता है जीन्स के बीच में और रिजल्ट कुछ अलग आते। अब रिजल्ट कुछ अलग आते, कैसे आते, वही तो आगे चैप्टर में पढ़ना है। ऐसा अगर अलग अलग जीन्स रहेंगे, अलग अलग करेक्टर के अलग अलग क्रोमोसोम पे जीन रहेंगे, तो रिजल्ट क्या आएंगे? सेम पर रहेंगे तो रिजल्ट क्या आएंगे? ये सब चीजें इस चैप्टर में पढ़ना है। अरे बस समझ में, बहुत ही कठिन काम है। आपको जेनेटिक्स अच्छा लग रहा है? इतना भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। एक एनसीईआरटी की लाइन बताता हूं, फिर उसे समझेंगे अपन, ठीक है? अब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको वहां क्या मिलेगा? मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज। मेंडल selected 14 true breeding varieties that are similar to each other। जो कैसे हैं? सिमिलर है, हर किस क्या है? वो सिमिलर है, सिमिलर टू ईच अदर एक्सेप्ट वन कैरेक्टर। क्या लिखा हुआ है? मेंडल selected 14 true breeding varieties that are similar except one character। Mendel selected 14 true breeding varieties that are similar except one character। अब ये लाइन लिखी हुई समझ में नहीं आती क्या लिखा हुआ है? अरे बात समझ में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेंडल ने जो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज 14 सिलेक्ट करी थी, जैसे हाइट के लिए एक वेराइटी टॉल और एक वेराइटी डॉर्फ, तो वेराइटी है ना, ये टॉल और डॉर्फ है, ये सारे कैरेक्टर को लेकर के क्या है? सिमिलर है। सारे कैरेक्टर को लेकर सिमिलर है, सिर्फ किसको छोड़ दे? सिर्फ इस हाइट को छोड़ दे। टॉल अलग है और डॉर्फ अलग है, बाकी जितने भी कैरेक्टर है, जैसे सीड शेप है तो इसमें भी राउंड है, इसमें भी राउंड।
फ्लावर कलर है, इसमें भी वॉयलेट है, इसमें भी वॉयलेट, सीड कलर है, इसमें भी येलो है तो इसमें भी येलो है, अगर इसमें ग्रीन है तो इसमें भी ग्रीन है। मतलब मेंडल ने जो 14 टू ब्रीडिंग वेराइटीज ली है वो ऐसी वेराइटीज ली है, जैसे आपने मान लो दो वेराइटी ली, एक सीड कैसे रखती है, राउंड रखती है, और एक कैसे रखती है, रिंकल रखती है। तो इन दो वेराइटी में सिर्फ किसका डिफरेंस है, इस राउंड और रिंकल का ही डिफरेंस है। बाकी सारे कैरेक्टर कैसे हैं, सिमिलर है। क्या हाइट सिमिलर है, हाँ हाइट सिमिलर है। क्या इनमें फ्लावर कलर सिमिलर है, फ्लावर कलर सिमिलर है। क्या इसमें सीड कलर सिमिलर है, सीड कलर सिमिलर है। क्या पोड शेप सिमिलर है, वो भी सिमिलर है। मतलब ऐसी 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी सिलेक्ट करी जो सिमिलर है एक्सेप्ट वन कैरेक्टर जिसकी आप स्टडी करना चाहते हैं। आ रही बात समझ में, ऐसा लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी वैरायटीज है जैसे टॉल और डॉर्फ है, तो सिर्फ इसमें डिफरेंस है, उनमें टॉल और डॉर्फ में ही है, बाकी सारों में क्या है, वो सिमिलर है। ऐसी वैरायटी जिन्होंने सिलेक्ट। चलो अब हम क्या पढ़ेंगे, हमने कैरेक्टर्स भी पढ़ लिया, हमने रिडिस्कवरी भी पढ़ ली, हमने रीजन्स भी पढ़ लिए, मेंडल का पूरा जीवन पढ़ लिया हमने। इतना तो मेंडल को भी नहीं पता था कि इतना कुछ है मेरे बारे में पढ़ने के लिए, हमने इतना पढ़ लिया है। अब हम पढ़ना चाहते हैं कि मेंडल ने किया क्या था, मेंडल ने 7 सालों तक क्या काम किया था, ग्राउंड पे कैसे काम किया था, वो पढ़ना चाहते हैं। तो लिखे आप मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, फर्स्ट हेडिंग लिखे मेंडल्स, ये लिख लिया आपने, मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। फर्स्ट पॉइंट लिखे उसमें, मेंडल सिलेक्टेड 14 true breeding varieties. Mendel selected 14 breeding varieties by continuous selfing and selection process. By continuous selfing and selection process. Mendel selected 14 true breeding varieties by continuous selfing and selection process. ये जो 14 वेराइटीज है, ये जो प्योर है, ये कैसे सिलेक्ट करी थी उसका एक तरीका देखते हैं। पॉइंट लिखा है आपने, प्रोसेस का नाम क्या है, कंटिन्यूअस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन। कैसे किया, जैसे मान लो टॉल की प्योर लाइन बनानी है, टॉल प्लांट है और टॉल प्लांट में हम इंश्योर करना चाहते हैं कि ये अगर टॉलनेस के लिए क्या कैसा हो, प्योर हो। उसको प्योर कब मानेंगे, प्योर लाइन कैसे बने उसने टॉल की, मेंडल ने, वो देखते हैं। मेंडल मार्केट में गए और पी के क्या लेके आए, सीड्स लेके आए। तो कुछ सीड्स से एक प्लॉट लिया, उस प्लॉट में कुछ सीड्स से लाइन में ग्रो किए। तो कुछ प्लांट कैसे आए, टॉल आए, और कुछ प्लांट कैसे आए, डॉर्फ। मेंडल का टारगेट क्या है, टॉल की प्योर लाइन। तो इस लाइन में जो प्लांट बने, जो टॉल बने उनको तो रहने दिया, और जो डॉर्फ बने उनको उखाड़ करके बाहर फेंक दिया। अरे बात समझ में, किसका सिलेक्शन किया, टॉल का, क्योंकि टॉल की प्योर लाइन बनानी है। अब ये टॉल प्लांट क्या होंगे, बड़े होंगे, बड़े होंगे। इनमें क्या आएंगे, फ्लावर आएंगे। कैसे फ्लावर आएंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर आएंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, सेल पॉलिनेशन होगा। क्या होगा, सेल पॉलिनेशन होगा। सेल पॉलिनेशन से फ्लावर किसमें कन्वर्ट होगा, फ्रूट में कन्वर्ट होगा। उस फ्रूट में से हमें क्या निकालना है, सीड्स निकालना है। सीड्स की हमें अगली लाइन में क्या कर देना है, सोइंग। तो हमने अगली लाइन में क्या किया, इस प्लांट में क्या हुआ, सेल्फिंग हुआ, उससे क्या बने, सीड्स बने, और उन सीड्स की सोइंग कर, उनको बो रहे हैं, एक लाइन में बो रहे हैं। तो उस लाइन में हमें क्या देखने को मिला, कुछ टॉल आए और कुछ डॉर्फ आए। तो फिर हमने क्या किया, उस डॉर्फ प्लांट को उखाड़ करके बाहर फेंक दिया। फिर किसका सिलेक्शन किया, टॉल का। और टॉल में क्या दिया, बड़ा हुआ, सेल्फिंग होने दी। क्या होने दिया, सेल्फिंग होने दी। और सेल्फिंग जब हुई तो फ्लावर किसमें कन्वर्ट हो गए, फ्रूट में कन्वर्ट हो गए। सीड्स को निकाला हमने, फिर अगली लाइन में हमने फिर बोया उसे। ऐसा कब तक करते चलेंगे, जब तक सारी लाइन कैसे आ जाए, टॉल की ना आ जाए। अगर सारी की सारी लाइन कैसे आ गई, टॉल की आ गई, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे प्योर। क्या बोलेंगे, प्योर लाइन। क्या बोलेंगे,
उस ग्राउंड की जो लाइन है जिसमें प्लांट प्लांट लगे हुए हैं वो कैसी है, प्योर है, इसका नाम क्या पड़ा है, प्योर लाइन। अरे ये बात समझ। और इनको हम बोलेंगे कि ये जो है, ये जो सारे टॉल आ रहे हैं, अब ये टॉलनेस के लिए क्या है, ये कभी भी क्या नहीं रखेंगे, ये इम्प्योर नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये कैसे हैं, होमोजाइगस। क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट कैसे किया है, कंटिन्यूअस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन से। हमने जो डॉर्फ का इनके अंदर कुछ होगा भी उसको हटा दिया है, क्योंकि देखो इसमें कुछ डॉर्फ का था फैक्टर, उसने कुछ बनाया था उसको हटा दिया है, फिर कुछ इसमें डॉर्फ का था उसको हटा दिया, तो बार बार हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, टॉल को सिलेक्ट कर रहे हैं, और सबके सब टॉल बन गए। तब हम बोल सकते हैं कि ये टॉलनेस के लिए कैसे है, प्योर है। इनमें जो भी रखा हुआ है हाइट को लेकर के सारा कैसा है, टॉलनेस को ही कंट्रीब्यूट करता है। दोनों फैक्टर कैसे हैं, कैपिटल टी कैपिटल। ये लिखो उस पॉइंट के नीचे। ऐसे क्या करेंगे, डॉर्फ की लाइन बनाओगे तो मार्केट से सीड लेके आएंगे, लेकिन डॉर्फ की लाइन बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बताओ, पहली बार में ही डॉर्फ प्लांट में से सीड निकालोगे ना, तो पहली बार में सब कैसे आ जाएंगे, डॉर्फ आ जाएंगे, क्योंकि स्मॉल टी इनटू स्मॉल टी होगा, तो सारे सब स्मॉल टी आएंगे। तो रेसेसिव ट्रेड की लाइन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन डोमिनेंट ट्रेड की अगर लाइन बनाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 जनरेशन लगेगा। वो अपने आप एलिमिनेट हो रहा है ना। अभी मैं जब तुम्हें जीनोटाइप्स बताऊंगा ना, कि मान लो इसमें क्या था, इसमें क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी था, ठीक है। अगली जनरेशन में सेल्फिंग हुई तो क्या क्या आ सकते हैं, कैपिटल टी आ सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल आ सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी आ सकता है, स्मॉल टी आ सकता है। तो इसको क्या कर दिया है, हटा दिया है। फिर क्या किया, अगली जनरेशन में सबको किया हमने, सबकी सेल्फिंग करी, फिर खूब सारे प्लांट बने, बने ना ऐसे प्लांट। तो सारे डॉर्फ को हम क्या करते जाएंगे, हटाते जाएंगे। मैं अभी बताऊंगा, अभी थोड़ा सा, अभी रहने दो इसको, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट करो, नहीं समझ में आया तो फिर पूछ लेना मेरा, ऐसा बात। मतलब हम कब तक करते जाएंगे, मतलब हम कब तक करते जाएंगे, जब तक सारे के सारे प्लांट कैसे ना आ जाए, प्योर ना आ जाए, जब तक ऐसे करते हैं। हाँ एक बार और करेंगे, मतलब कंफर्मेशन के लिए एक बार और कर सकते हैं, लेकिन हमें जब तक करते जाना है जब तक पूरी में एक भी डॉर्फ अगर नहीं है, सारे के सारे टॉल आ रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि क्या है ये। अब अगर जीनोटाइप को बना करके करोगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अभी बना नहीं सकते इतना बड़ा जीनोटाइप, किसी को कंफ्यूजन हो तो बाहर आके पूछ लेना, लेकिन आपको याद रखना है। बताओ मेंडल ने प्योर लाइन कैसे सिलेक्ट करी है, कंटिन्यूअस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन से। अभी आप जीनोटाइप बना बना करके देखेंगे ना, उसमें भी यही आएगा। लास्ट में जब सारे टॉल आ रहे होंगे ना, तो सब में क्या आएगा, कैपिटल टी ही आ रहा होगा। वो है ऐसा, आप जब बनाओगे, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा फालतू में और कंफ्यूजन आएगा। चलो सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, सेकेंड पॉइंट लिखें, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स। थर्ड पॉइंट लिखें, hybridization between parents, hybridization between parents by emasculation and hybridization between parents by emasculation and bagging process, hybridization between parents by emasculation and bagging process. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, सेल्फ पॉलिनेशन इन F1 offspring, self pollination in F1 offspring to produce F2, to produce F2. तो ये 14 ट्रू ब्रीडिंग ऐसी लाइन बना ली है आपने कंटिन्यूस सेल्फिंग सिलेक्शन करके। तो उसमें से अपन क्या करेंगे, जिस भी कैरेक्टर की स्टडी करना चाहते हो, हाइट की स्टडी करना चाहते हो, तो एक टॉल पेरेंट को और एक डॉर्फ को आप सिलेक्ट करोगे।
तो इसके बाद में क्या करोगे, उनके बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, टेक्निक है एमेस्कुलेशन एंड बैगिंग, उससे करवाएंगे और क्या बनाएंगे, F1 जनरेशन बनाएंगे। फिर उस F1 जनरेशन में क्या करवाएंगे, सेल पॉलिनेशन कराएंगे और उससे क्या बनाएंगे, F2 बनाएंगे। पूरी प्रोसेस को देखते हैं, ठीक है। तो चलो हम लेते हैं, एक मेल ले लिया और एक फीमेल। चलो टॉल किसे ले, मेल को ले कि फीमेल को ले, मेल को ले लेते हैं और फीमेल को क्या ले लेते हैं, डॉर्फ ले लेते हैं। अच्छा, ये जो मेल और ऐसे फीमेल हो सकते हैं क्या अपनी प्लांट में, ऐसे हो ही नहीं सकते, वो तो बाइसेक्सुअल होता है। आ रही बात समझ में? आपको अगर फीमेल जिसको बनाना है, उस फ्लावर में से क्या करना पड़ेगा, मेल पार्ट को हटाना पड़ेगा। तो देखो क्या है, कैसे करेंगे, जैसे इसमें फ्लावर है, अभी फ्लावर कौन सी कंडीशन में है, बर्ड कंडीशन में है। इस तरीके से कौन सी कंडीशन में है, बर्ड कंडीशन में है। और इस बर्ड के अंदर क्या है, कार्पल है, क्या है, कार्पल। और इसी बर्ड के अंदर क्या है, स्टेमन है। अभी बाइसेक्सुअल है ये। अच्छा, ये टॉल प्लांट है जिसे हम मेल के रूप में सिलेक्ट किया है हमने, लेकिन इसमें भी अभी कैसे बर्ड्स रहेंगे, कैसे फ्लावर रहेंगे, बाइसेक्सुअल रहेंगे। ये कार्पल भी होगा और साथ में क्या होगा, स्टेमन भी होगा। ये जो है इसमें हम क्या करेंगे, इमेस्कुलेशन करेंगे। क्या करेंगे, इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन क्या होता है, ये जो स्टेमन है, इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, उसे हटाना, उसे क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन। तो जिस प्लांट को, ये अभी तो बाइसेक्सुअल है, लेकिन जिस प्लांट को आपको फीमेल बनाना है, उस प्लांट में आपको क्या करना पड़ेगा, इमेस्कुलेशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इमेस्कुलेशन कर दिया और बर्ड कंडीशन में ही कर दिया। अच्छा, इमेस्कुलेशन क्यों कर रहे हैं हम, बताइए जरा। ताकि क्या ना हो जाए, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए। हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसे उसके एंथर को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। आप मुझे बताओ कि ये आपने क्या किया इमेस्कुलेशन में, क्या किया आपने, आपने एंथर को रिमूव किया, रिमूवल ऑफ एंथर। आपने क्यों रिमूव किया बताओ इस एंथर को, क्योंकि आपको क्या रोकना था, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना था, प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। आपने ये कब किया, आपने ये कब किया, तो बोलेंगे हमने ये बर्ड स्टेज में किया, बिफोर मैच्योरिटी किया। अगर आफ्टर मैच्योरिटी करते तो पता चला पहले सेल्फ पॉलिनेशन ही हो जाता, तो बिफोर मैच्योरिटी किया। हमने ये कहां किया, हमने ये कहां किया, हमने एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में या बाइसेक्सुअल प्लांट में किया। उसको क्या बनाने के लिए किया, उसको फीमेल यूनिसेक्सुअल प्लांट बनाने के लिए किया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाने के लिए किया। तो हमने कहा किया, बाइसेक्सुअल फ्लावर में किया। आ रही बात समझ में? तो ये सारी बातें इमेस्कुलेशन को लेके कवर हो जाए, ठीक है। चलो इमेस्कुलेशन कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि अरे अभी हमने बर्ड स्टेज में कर दिया है, अभी तो हम इसके पॉलन ग्रेन यहां से निकाल करके डाल नहीं सकते हैं। तो जब तक क्या करेंगे, ये मेच्योर होगा तब तक उसको ढक देते हैं, इसको पेपर बैग से ढक देते हैं। क्यों ढक क्यों रहे, इसे कवर क्यों कर रहे हैं? हम नहीं चाहते कि एटमॉस्फेयर में कोई पॉलन ग्रेन उड़ रहा हो और वो आके लैंड कर जाए। हम चाहते हैं कि ये मेल बने, इसका पॉलन ग्रेन लैंड करे, कोई बाहर का ना आ जाए। तो हमें क्या करना है, बैगिंग करना। तो बैगिंग से क्या करना चाहते हैं, हम क्रॉस पॉलिनेशन को रोकना चाहते हैं क्या? नहीं, हम क्रॉस पॉलिनेशन को रोकना नहीं चाहते, हम अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन को रोकना चाहते हैं। अरे ये बात समझ में? हम क्रॉस पॉलिनेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन वो जो अनवांटेड होंगे, जो पॉलन ग्रेन्स बाहर उड़ रहे होंगे, तो वो ना आ जाए, उसको रोकना चाहते हैं। तो क्या बोलेंगे, टू प्रिवेंट अनवांटेड
क्रॉस पॉलिनेशन। कितना कितना इंटरेस्टिंग है। हाँ, अब हम देखते रहेंगे, रोज जाएंगे फील्ड पे जाएंगे। अच्छा, एक ही ये जो प्लांट है, जो डॉग प्लांट है, इसमें क्या एक ही फ्लावर है? ऐसा नहीं, इसमें बहुत सारे फ्लावर है, बहुत सारे फ्लावर में हमने किया है ऐसा। और देखते रहेंगे रोज जाकर के कि इस स्टिग्मा में कोई सिग्नल आ रहा है क्या मैच्योरिटी का। अगर इसमें मैच्योरिटी आ रही है, कुछ रिसेप्टिव हो रही, कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, हम समझ जाएंगे मैच्योर हो गई है। अब क्या करेंगे, यहां से पॉलन ग्रेन को निकालेंगे और कहां पर स्प्रे कर देंगे? स्टिग्मा। तो इसे क्या बोलते हैं? ये पॉलन ग्रेन निकाल के यहां पर ऐसे स्प्रे कर देंगे, ये थर्ड स्टेप हो गई। इसे क्या बोलेंगे? इसे हम क्या बोलेंगे? डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या बोलेंगे? डस्टिंग ऑफ पॉलन पॉलन ग्रेन। ठीक है। और जो भी काम किया वो कौन से दिन किया, कौन से टाइम पे किया, कौन से सीजन में किया, उन सारी बातों को यहाँ पर एक स्लिप लगा देंगे। ऐसे स्लिप लगा देंगे, टैग लगा देंगे। वहां क्या लिख देंगे? डेट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टाइम लिख देंगे। जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है लिखना चाहिए वो सारी लिख देंगे। मतलब यहाँ पर क्या कर देंगे? फोर्थ स्टेप में टैगिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? टैगिंग। क्या होगा? थोड़े समय बाद ये पॉलन ग्रेन यहाँ लैंड करेगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, मेल गैमेट को अंदर भेजेगा। ओवरी के अंदर ओव्यूल है। ओव्यूल किसमें कर, उसमें फीमेल गैमेट रखा हुआ है, उसमें वो डबल फर्टिलाइजेशन होगा। अगर एंजियोस्पर्म है तो ये किसमें कन्वर्ट होगी? ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी। अभी अगर फ्रूट में कन्वर्ट हो गई तो आपको जहां जहां भी आपने ऐसा किया है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? वहां पर ऐसे फ्रूट देखने को, ऐसे इस तरीके से देखो, ऐसे फ्रूट बन गया। अच्छा, इस फ्रूट में जो सीड्स बने हैं, ये सीड्स अगली जनरेशन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो सीड्स बने हैं इसके पेरेंट कौन है? ये और ये मेल गैमेट है, ये इसका फादर है, और इन सीड्स का ये क्या है? मदर। अरे बात समझ में? अब इन सीड्स को देखना है कि कैसे दिखेंगे, जब बड़े होंगे तो कैसे दिखेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे? यहां से इन सीड्स को आइसोलेट कर लेंगे। जितना भी जहां जहां भी किया है आपने ऐसा काम, सब जगह से वो निकाल लेंगे, थाउजेंड्स ऑफ सीड्स निकाल लेंगे। और काफी जगह करना पड़ेगा। अब ज्यादा से ज्यादा क्यों करना चाह रहे हो ये काम? क्योंकि ऑफ स्प्रिंग क्या करना चाहते हो? ज्यादा बनाना चाहते हो, ताकि सारी टाइप के ट्रेड्स हमें प्रॉपर तरीके से दिख सके। इसलिए आइसोलेशन ऑफ सीड्स करेंगे। और फिर उन सीड्स की क्या करेंगे? सोइंग हो देंगे, एक नया प्लॉट खरीदेंगे। चर्चे में तो फ्री में मिल जाता है। तो जब उनको बोया, 1000 सीड्स को हमने ऐसा सोइंग करा, 1000 प्लांट बनाए हमने। हमने कम प्लांट नहीं बनाए, 1000 प्लांट बनाए, लेकिन सारे के सारे कैसे आए? टॉल आए। सारे के सारे कैसे आए? टॉल। इस जनरेशन को हम क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन आपने कैसे बनाई बताओ? ये F1 जनरेशन हमने क्रॉस पॉलिनेशन से बनाई, जो हमने करी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बाय इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग प्रोसेस। आ रही बात समझ में? अब ये बना दिया हमने, अब क्या करेंगे? ये F1 हो गया है। एक टॉल था, एक पेरेंट डॉफ था, सारे टॉल आ गए। बात समझ में? डॉफ पता नहीं कहां चला गया। टॉल था, डॉफ था, लेकिन टॉल ही आए। डॉफ पता नहीं कहां चला गया। हम देखना चाहते हैं कि डॉफ कहां चला गया, वो कैरेक्टर कहां चला गया, गायब कैसे हो गया हो। इसका पेरेंट एक टॉल था और एक डॉफ था, दोनों आना चाहिए था या इंटरमीडिएट आना चाहिए था, एक ही आया, एक गायब कैसे हो रहा है? क्या इसमें कोई डॉर्फ का कोई कंट्रीब्यूशन है भी कि नहीं है? इसको देखना चाहते हैं। तो देखने के लिए क्या करेंगे? इसे अपने आप बड़ा होने देंगे। अपने आप फील्ड पे बड़ा होगा, प्लॉट में बड़ा होगा। इसको बस हमें रोज क्या करना है? वाटरिंग करते रहना है। बड़ा होगा, इसमें फ्लावर आएंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर आएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है। वो बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या करेंगे? अपने आप सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। इन सारे प्लांट पे आपको क्या मिल जाएगा? फ्रूट मिल जाएंगे। और उन फ्रूट्स को बस क्या करना है? उनमें से सीड्स को निकाल लेना है और उनको नए प्लॉट पे ग्रो करना है। तो आपने क्या किया? अगली जो जनरेशन बनी वो कैसे बनी है बताओ? वो फ्लावर्स के अंदर क्या हुआ है? सेल्फिंग हुआ है। और फ्लावर्स में सेल्फिंग हुआ तब जाके फ्रूट बना, तब जाके सीड्स बने। और उन सीड्स से हम क्या बनाएंगे? जनरेशन। सीड्स अपने आप में एक जनरेशन, वो लेकिन वो दिख नहीं रही थी, सारे कैरेक्टर दिख नहीं रहे थे, तो सीड को हम ग्रो करते हैं ताकि वो पूरा दिखे। अरे बात समझ में? तो ये जो सीड्स हैं, हमें जो नेक्स्ट प्लॉट हमने बनाया है,
उसमें हमने इसमें भी कितने प्लांट बनाए हैं? 1000 प्लांट। हम कम प्लांट पे तो काम ही नहीं करते हैं। 1000 प्लांट बनाए, हमारे पास काफी ज्यादा पेशेंस है, काफी हम हार्ड वर्क करते हैं। तो 1000 बनाए तो क्या देखने को मिला? 75% प्लांट कैसे देखने को मिले? टॉल देखने को मिले। और 25% क्या देखने को मिले? ड्वार्फ देखने को। इस पूरे प्लॉट की सारी स्पीसीज को हम मिला करके क्या बोलेंगे? F2 जनरेशन। क्या बोलेंगे? F2 जनरेशन बोलेंगे। तो आपसे कोई पूछता है कि F1 जनरेशन कैसे बनाई आपने, तो बोलेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से बनाई, क्रॉस पॉलिनेशन से बनाई। आपने F2 जनरेशन कैसे बनाई? आप बोलोगे सेल्फ से बनाई। अब अभी बात समझ में? तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर कैसे टेक्निक था, क्या है हेडिंग, क्या लिखा हुआ है? मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। वो टेक्निक कैसे थी आपको बता दूं। सबको क्लियर हो गया अच्छे से? चलो लिखो, 1 मिनट का टाइम है लिखने के लिए। इसको हटा देता हूं, ये जबरदस्ती में आपको परेशान करें। बर्ड कंडीशन में ही इस प्लांट में क्या हो जाता है? पॉलिनेशन हो जाता है। प्लांट ओपन नहीं होता, उसके पहले ही हो जाता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। नहीं, बर्ड कंडीशन मतलब फ्लावर अभी बंद है, फ्लावर ओपन होता है, ओपन नहीं हो, एंथेसिस समझते हो? एंथेसिस फ्लावरिंग ओपनिंग पीरियड के पहले पहले ही क्या हो जाता है? एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों मेच्योर हो जाते हैं और दोनों पॉलिनेशन कर लेते हैं। मतलब बर्ड पॉलिनेशन आपने सुना होगा ना, पॉलिनेशन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया सर ने? सर पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको कि कुछ प्लांट में क्या होता है, बर्ड पॉलिनेशन होता है। फ्लावर ओपन नहीं होता, ओपन तो होता है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर नहीं है, फ्लावर ओपन होता है, लेकिन ओपन के पहले पहले ही क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो जा रहा है। एंड अंदर जो कार्पल रखा हुआ है, अंदर जो क्या रखा हुआ है, और क्या रखा हुआ है? स्टेमन रखा हुआ है, वो दोनों मेजर हो जाते हैं, पॉलिनेशन हो जाता है। हमारे माइंड में हमेशा क्या रहता है? बर्ड मतलब उसमें काफी यंग है, अभी कुछ भी मेच्योर नहीं हुआ है, हमारे माइंड में ये रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ प्लांट के अंदर बर्ड कंडीशन में ही क्या हो जाता है? अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या हो जाता है? मेच्योर हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। तो नॉर्मली अगर अपने आप होने दोगे पी प्लांट में, तो अपने आप वो सेल्फ पॉलिनेशन ही करेगा। अगर आप चाहते हो कि ये हो पेरेंट मेल और ये हो फीमेल, तो फिर बर्ड को आपको ओपन करना पड़ेगा, इमेस्कुलेशन करना पड़ेगा, और फिर उसको जो मैच्योरिटी पे डस्टिंग करना। इस पूरी क्रॉस में इसके रिजल्ट्स में क्या सरप्राइजिंग लग रहा है आपको? क्या ऐसी चीज है जो आपको सरप्राइज कर रही है? आपको ये बात सरप्राइज कर रही है कि सर एक स्टार्टिंग का पेरेंट डॉफ था, लेकिन वो जो F1 जब उसने बनाया तो डॉफ गायब हो गया, और जब उसने F2 बनाया तो डॉफ वापस आ गया। ये बात मेंडल को भी काफी ज्यादा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ बात होना चाहिए। तो उसने सारी बातें करी, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर के बारे में बताया, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस बताया, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन बताया, क्या होता है, कैसे कैरेक्टर आते हैं, इसी को एनालिसिस करके। लिख लिया? फास्ट लिखो। चलो देखते हैं कौन फास्ट लिखेगा।
अब पता नहीं कब सैटरडे आएगा। तीन चार दिन और बाकी है, संडे आएगा। ये जो जीवन है, मैंने पहले भी बताया है आपको, वो छोटी छोटी खुशियां चाहता है बस। जैसे ही मंडे होता है हम तुरंत किसका इंतजार करते हैं? सैटरडे का करते हैं। फर्स्ट क्लास होती है तो हम कौन सी क्लास का इंतजार करते हैं? फोर्थ क्लास का करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी एनर्जी क्या हो? खर्च ना। हम बस घूमना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, बकवास करना चाहते हैं, gossips करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, एनर्जी खर्च नहीं करना चाहते। उसमें मजा आता है। कोई बोलता है कि भाई तुम क्या करोगे संडे? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना है, फिर भी छुट्टी होना चाहिए। आ रही बात समझ में? मतलब क्या माइंड है। और क्या माइंड को संभालना बड़ा मुश्किल काम। मन को संभालना बड़ा क्या है? मुश्किल है। मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। जिसने मन को कंट्रोल किया है, मन तो बहुत कुछ करता है। लिख लिया आपने? सबने लिख लिया? हेडिंग डाली है? हाँ, एक जल्दी लिखो फिर। डिक्टेट कराने में और बोर्ड पे लिखने में ये फर्क होता है। डिक्टेट कराते हैं तो फिर सबके लिए रुकना पड़ता है, फिर सब लिखेंगे, फिर बोर्ड का हम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो डिक्टेट करवाएं या लिखे में हम बोर्ड पे? डिक्टेट। उसमें क्या होता है कि आपका भी काम होता जाता है। वरना पहले बोर्ड पे आप लिखोगे, फिर हम देखेंगे, फिर हम लिखेंगे, है ना? लेकिन इसके लिए फिर डिक्टेट कराते वक्त तो क्या होता है कि सब लोग फिर साथ में चलना चाहिए। चलो अब देखो, हेडिंग डालो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या डालोगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होती है आपको पता है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर और स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर और टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। वन कैरेक्टर और टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। जब कभी किसी एग्रीमेंट में आप क्या कर रहे हो? किसी एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को देख रहे हो, या उस कैरेक्टर के कितने कंट्रास्टिंग ट्रेड है? दो कंट्रास्टिंग ट्रेड है, उनके इनहेरिटेंस को देख रहे हो, उसे क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। जैसे हाइट को देख रहे हो, हाइट में किसको देख रहे हो? टॉल और डॉर्फ को देख रहे हो, टॉल और डॉर्फ दो को देख रहे हो, दो कंट्रास्टिंग ट्रेड को देख रहे हो, तो एक प्रकार से क्या है ये? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसा नहीं कि सब दो कंट्रास्टिंग ट्रेड है तो डायहाइब्रिड। कैरेक्टर एक ही है ना, एक कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग ट्रेड है, जिसे हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर दो कैरेक्टर को देखते हैं और दो कैरेक्टर के चार कंट्रास्टिंग ट्रेड को देखते हैं तो क्या होता है? डायहाइब्रिड क्रॉस। चलो इधर देखो, आप क्रॉस लिखना आपने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये हमारे पास हमने मेल लिया था, कैसा लिया था? टॉल। और एक क्या लिया था? फीमेल, जो कैसी है? डॉग। पहले बाइसेक्सुअल थे लेकिन उसको हमने फीमेल बना दिया था एमेंस्ट्रुएशन से। बताओ इसमें इस कैरेक्टर के, इस ट्रेट के मेंडल ने क्या कहा? कितने फैक्टर्स हैं? एक फैक्टर नहीं है, कितने हैं? दो। और दोनों को लेकर ये जो पेरेंट है, ये दोनों कैसे हैं? प्योर है। कैसे हैं? प्योर। तो टॉयल को कैसे लिखे हम? कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसको कैसे लिखे? स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये जो जनरेशन है, कौन सी जनरेशन है? पेरेंटल जनरेशन। या इसी को हम क्या बोलेंगे? एफ नॉट जनरेशन। क्या बोलेंगे? एफ नॉट जनरेशन। आप मुझे बताओ कि ये जो मेल है ये कितने टाइप की गैमेट बनाएगा? एक टाइप की। एक टाइप की बनाएगा ना, बनाते नहीं आता क्या? कैसे बनाएगा? कैपिटल टी। 100% जितने भी बनेंगे कैपिटल। ये कितने बनाएगा? स्मॉल टी।
सारे कैसे बनेंगे? स्मॉल। अगली जनरेशन जब बनेगी, फर्टिलाइजेशन होगा, तो कौन सी कंडीशन रिस्टोर होगी? कैपिटल टी स्मॉल। हर एक प्लांट में क्या रहेगा? कैपिटल टी स्मॉल। हर एक प्लांट कैसा रहेगा? टॉल। कैसा रहेगा? टॉल। इस जनरेशन को अगर 1000 प्लांट बनाओगे तो सारे प्लांट कैसे रहेंगे? टॉल। सारे प्लांट में क्या रहेगा? कैपिटल टी स्मॉल। इस जनरेशन को क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन। ये जनरेशन जो आपने बनाई है, अलग अलग जीनोटाइप को क्रॉस करवाया क्या? अलग अलग जीनोटाइप है क्या? ये हाँ, ये अलग है और ये अलग। तो बताओ ये क्या क्रॉस पोलिनेशन हुआ कि सेल्फिंग हुआ? क्रॉस पोलिनेशन। पहले बताया था अलग अलग जीनोटाइप के बीच में क्रॉस करेंगे तो क्रॉस पोलिनेशन, और आपने किया भी है अभी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया। अब F1 से क्या बनाएंगे? F2। F1 से F2 बनाएंगे तो F1 कोई एक इंडिविजुअल होगा, उसी का मेल पार्ट और उसी का फीमेल पार्ट। मेल पार्ट में भी वही जीनोटाइप होगा और फीमेल पार्ट में भी वही जीनोटाइप होगा। फीमेल पार्ट में भी वही जीनोटाइप होगा और मेल पार्ट में भी वही जीनोटाइप होगा। मतलब हम क्या करवाएंगे? एक ही प्लांट के उसी फ्लावर के मेल पार्ट और उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट के बीच में क्रॉसिंग करवाएंगे। मतलब क्या होगा? सेल्फिंग बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड सेल्फिंग क्यों बोला? क्योंकि जो कैरेक्टर है वो एक है, जीन क्या है? एक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन एक है, एन की वैल्यू 1 है, और एन की वैल्यू 1 होती है। हेटेरोजाइगस को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। तो एक जीन हेटेरोजाइगस कंडीशन में उसमें हम सेल्फिंग करवा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड की सेल्फिंग करा रहा है, मोनोहाइब्रिड सेल्फिंग बोलेंगे। अच्छा, इसे कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं, F1 इंटू F1, ऐसा भी लिखते हैं। इसको सेल्फिंग को कैसे लिख सकते हैं? F1 इंटू F1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सारे F1 का जीनोटाइप क्या है? एक जैसा। चलो बनाओ ये फीमेल अगर है, फीमेल पार्ट है, इसमें गैमेट कैसे बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल। इसमें बताओ। अच्छा, फीमेल गैमेट को वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, जो बॉक्स बनेगा वो बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो ऑफ स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा, कि आने वाली जो जनरेशन है उसकी जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें क्या क्या जीनोटाइप बन सकता है विद रिस्पेक्ट टू टी जीन्स, इन जीन के रेस्पेक्ट में। तो क्या क्या बन सकता है बोलो? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैसे बनेगा? ये कैसे बनेगा? ये कैसे बनेगा? ये कैसे बनेगा? अच्छा, इस बॉक्स में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? कौन सी जनरेशन लिखी हुई है? इस बॉक्स में F2 जनरेशन लिखी हुई। क्या लिखी हुई है? F2 जनरेशन। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से जो अभी आपने रिजल्ट देखा था वही रिजल्ट है यहाँ पर अभी। अगर हम हर एक कैरेक्टर के क्या माने? 2 फैक्टर माने। हम ये माने कि हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? हर एक कैरेक्टर के कितने होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, वो पेयर में होते हैं। स्टार्टिंग में हम प्योर मान रहे हैं। अगर जब गैमेट बनाते हैं तो दोनों फैक्टर क्या होते हैं? सेग्रीगेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, और गैमेट में कोई एक ही जाता है। तो कैपिटल टी 2 भले ही है इसमें, लेकिन जब गैमेट बनाया तो कोई एक ही फैक्टर गया। इसमें 2 भले ही है लेकिन गैमेट बनाया तो कोई एक ही फैक्टर गया। जब किसी ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप के फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, डिसिमिलर फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, तो एक डोमिनेट होता है और दूसरा रेसेसिव होता है। तो ऐसे को इसलिए क्या बन रहा है? F1 में सारे टॉल बन रहे हैं, क्योंकि कैपिटल टी क्या है? स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट। अगली जनरेशन में भी रेशो 3:1 आया है, उसके पीछे यही कारण है, ये जो बातें बताई हमने। ठीक है, तो ये सारा का सारा जीनोटिपिकली हमने लिख लिया, और आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेरिमेंट में सारे F1 जनरेशन में टॉल क्यों आ रहे थे और F2 जनरेशन में 3:1 का रेशो क्यों आ रहा है, 75% टॉल क्यों आ रहे थे, आ रहे थे। ये पीछे जीनोटाइप भी हमने लिखा। अच्छा, इस क्रॉस को क्या बोलेंगे? ये जो फर्स्ट क्रॉस है इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हालांकि पूरी क्रॉस को ही, पूरी इस एक्सपेरिमेंट को ही क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। लेकिन इसमें भी अगर कोई ऐसा बोल दे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और ऐसा आ जाए लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो आप क्या बोलोगे? कौन सा बोलोगे? थर्ड वाला। ऐसी 2 जीनोटाइप के बीच में क्रॉस जिससे क्या बनता हो? एक हाइब्रिड बनता हो। क्या बनता हो? हाइब्रिड बनता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
ऐसे दो जीनोटाइप के बीच में क्रॉस जिससे क्या बनता हो, एक हाइब्रिड बनता हो, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन बनती है, उसे क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऊपर लिखा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये क्या है, मोनोहाइब्रिड सेल्फिंग। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो यहां लिख दिया है मैंने अलग से। बच्चों हम किसके कंक्लूजन्स लिख देखेंगे, अब हम F2 को थोड़ा एनालाइज करेंगे, F2 जनरेशन को। तो कंक्लूजन्स ऑफ F2 जनरेशन, बताओ हमने F2 जनरेशन कैसे बनाई, कैसे बनाई, सेल्फिंग से बनाई, मोनोहाइब्रिड सेल्फिंग से बनाई ना। अब जब सेल्फिंग से बनाते हैं ना, कोई भी चीज सेल्फिंग से बनाते हैं, जैसे ये पूरी जनरेशन जो है हमने सेल्फिंग से बनाई है, तो जिसकी सेल्फिंग कर रहे हैं उसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी है, 1। ये जो ऑफ स्प्रिंग है ये किससे बना रहे हैं, सेल्फिंग से बना रहा है। अब जिसकी सेल्फिंग कर रहे हैं उसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी है, 1, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 1। तो जो जब कभी हम किसी की सेल्फिंग करते हैं तो आने वाली जो जनरेशन बनती है उसमें कितने टाइप के फिनोटाइप बनेंगे, उसमें कितने टाइप के आने वाली जनरेशन में जीनोटाइप बनेंगे, उसमें कितने टाइप के जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे, जो ऑफस्प्रिंग आएगी उसमें फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, उसमें जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, उसके फार्मूले हैं हमारे पास। अब फार्मूले क्या है कि सेल्फिंग जिसकी करते हैं उसमें n की वैल्यू जितनी होगी उस हिसाब से फार्मूला बनता है। देखो कैसे, फिनोटिपिक रेशियो जब भी कैलकुलेट करना होता है तो हमेशा सेल्फिंग से, जब फिनोटिपिक रेशियो को किसी जनरेशन का निकालना हो जो सेल्फिंग से बनी हो, उसका होता है 3:1 की पावर n। जब कभी जीनोटिपिक रेशियो निकालना हो ऑफ स्प्रिंग का जो सेल्फिंग से बनी हुई है, उनका फॉर्मूला क्या होता है, 1:2:1 की पावर n। अगर टाइप ऑफ फिनोटाइप्स निकालने हो, ऐसी ऑफ स्प्रिंग जो सेल्फिंग से बनी हो उसमें कितने टाइप के फिनोटाइप्स होंगे, तो फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। अगर टाइप ऑफ जीनोटाइप्स निकालना है, ऐसी ऑफ स्प्रिंग जो सेल्फिंग से बनी हुई हो उसमें कितने टाइप के जीनोटाइप है, तो फार्मूला क्या होगा, 3 की पावर n। अगर आपको सेल्फिंग से बनने वाली ऑफ स्प्रिंग में कितने जाइगोट्स बनेंगे, कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 4 की पावर n। देखो आप मुझे बताओ कि यहां पर n की वैल्यू क्या है, ये जो जनरेशन है ये जनरेशन किससे बनी है, सेल्फिंग से बनी, ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ n जिसकी सेल्फिंग कर रहे हैं उसमें n की वैल्यू कितनी है, 1। n मतलब क्या, हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो ये जो ऑफस्प्रिंग बनेगी इसमें फेनोटाइपिक रेशियो क्या रहेगा, n की वैल्यू 1 तो क्या रहेगा, 3:1। क्या आ रहा है, देखो 3 टॉल है और एक डॉर्फ, फेनोटाइपिक रेशियो मतलब टॉल और डॉर्फ का रेशियो। अच्छा बताओ जीनोटाइपिक रेशियो ये सेल्फिंग से बनी हुई है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कितना आएगा जीनोटाइपिक रेशियो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 1:2:1। क्या आ रहा है, ये 1, ये 2 और ये 1, ये कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या बोलते हैं, जीनोटाइप, इनका रेशियो आ गया। अच्छा फिनोटाइप का अगर सेल्फिंग से बनी है क्या अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। कितने टाइप के फिनोटाइप बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, दो। क्या 2 टाइप के फिनोटाइप बन रहे हैं, बन रहे हैं, टॉल और डॉर्फ। जीनोटाइप कितने बनना चाहिए, 3। क्या बन रहे हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी बन रहे हैं। और जाइगोटिक कॉम्बिनेशन है, जाइगोट का मतलब होता है ये बॉक्स कितने का बनेगा, हमेशा ध्यान रखना, ये टोटल बॉक्स कितने का बनेगा, हम उसको क्या बोलते हैं, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। तो बताओ जब इसकी सेल्फिंग करेंगे तो ये बॉक्स कितना बड़ा बनेगा, 4 का, ये 4 होगा। अरे बात समझ में, क्लियर। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ प्योर प्लांट बताइए, बताओ F2 में नंबर ऑफ प्योर प्लांट्स बताओ, 2/4। ये भी प्योर है और ये भी प्योर है, 2/4। चलो बताओ नंबर ऑफ इम्प्योर टॉल प्लांट, नंबर ऑफ इम्प्योर टॉल प्लांट, टॉल प्लांट कितने हैं, 3/4, लेकिन इम्प्योर टॉल कितने हैं, 2/4। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऐसे मतलब सारा एनालिसिस उसका किया हमने F2 का, सारा एनालिसिस F2 का कर रहे हैं। ये सारे फॉर्मूले अप्लाई भी क्यों हो रहे हैं इस F2 में के अंदर, क्योंकि किससे बन रहा है, सेल्फिंग से बन रहा है। n क्या होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस।
चलो इधर देखो सब, 5 मिनट बाकी है, इधर देखो सब। पेरेंटल जनरेशन में देखो जरा, हेट्रोजाइगोसिटी कितनी है? पेरेंटल जनरेशन में हेट्रोजाइगोसिटी कितनी है? 0%। होमोजाइगोसिटी दोनों पेरेंट कैसे हैं? होमोजाइगस है। कैसी है? 100%। क्लियर? चलो, पेरेंटल जनरेशन से आपने जो F1 बनाई है वो कैसे बनाई है? क्रॉस से या सेल्फिंग से? क्रॉस से। तो बताओ, जो F1 जनरेशन बनी उसमें हेट्रोजाइगोसिटी कितनी हो गई? 100%। होमोजाइगोसिटी 0%। बताओ, क्या क्रॉस पॉलिनेशन से हेट्रोजाइगोसिटी 0 से कितनी हो गई है? 100 हो गई। ठीक है। चलो, F1 से आपने F2 कैसे बनाई? सेल्फिंग से बनाई है। अच्छा, सेल्फिंग से बनाई तो बताओ जरा, F2 में हेट्रोजाइगोसिटी कितनी है? उस बॉक्स में देख के बताओ। 50%। 50% है ना? आधी हो गई है। और 50% क्या हो गई है? होमोजाइगोसिटी। इस F2 से अगर मान लो, यहां तो F2 तक ही बनाया है, मान लो F2 से अगर F3 बनाए, और किससे बनाएंगे? सिर्फ फर्स्ट जनरेशन ही हम किससे बनाते हैं? क्रॉस पोलिनेशन से। बाकी सारी जनरेशन सेल्फिंग से। तो क्या हो जाएगा? या पहली बार सेल्फिंग करी थी तो 100 से 50 हो गया था। अब फिर सेल्फिंग करेंगे तो F3 में क्या हो जाएगा? 25%। और होमोजाइगोसिटी 75%। और अगर सेल्फिंग से बनाए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12.5%। ये कितना हो जाएगा? 87.5%। क्या समझ में आ रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे तो हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ती है, और सेल्फिंग करेंगे तो होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। आ रही बात समझ में? अच्छा, सेल्फिंग कराना अच्छा है कि क्रॉस पॉलिनेशन कराना अच्छा है? क्यों क्रॉस पॉलिनेशन कराना क्यों अच्छा है? क्योंकि उसमें हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ती है। क्यों हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ाना क्यों अच्छी बात है? क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट ट्रेट्स आते हैं। होमोजाइगोसिटी बढ़ाना क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि होमोजाइगोसिटी में डोमिनेंट ट्रेट तो आते हैं, लेकिन रेसेसिव ट्रेट भी आते हैं। और रेसेसिव ट्रेट अगर आ जाएंगे तो कैरेक्टर पता चला पेरेंट से भी अगली जनरेशन में खराब हो जाए। इसलिए हम नेचर किसको प्रमोट करता है? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं करता है। उसके पीछे मैं कुछ रीजन बताऊंगा, अभी हेटेरोसिस पढ़ूंगा अगली क्लास में। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, इसी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से अपन देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है? लेकिन यहां पॉइंट लिख लेते हैं जो समझे। क्या समझे? कुछ नहीं समझे। ये समझे कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है हेट्रोजाइगोसिटी को। कोई बच्चा क्या ये समझना चाहता है कि सर F3 जनरेशन में आपने आधा कैसे लिख दिया है? क्या कोई चाहता है समझना कि F1 F2 तो समझ में आ गया, लेकिन तो ये हेट्रोजाइगोसिटी हाफ कैसे होगा करके बताइए F3 तक। कुछ आता है? देखो बताता हूँ, टाइम है थोड़ा सा, 1-2 मिनट को बता देते हैं। ये F2 है, ठीक है? F2 है, इसे क्या बनाना है? F3 बनाना है। सारों की क्या करना होगा? सेल्फिंग। क्योंकि हमने लिखा है ना F2 से F3 कैसे बनाएंगे? सेल्फिंग से। बताओ, इसकी सेल्फिंग करेंगे तो आने वाली जनरेशन में क्या आएगा? यही आएंगे, ये आएंगे। अरे इसकी सेल्फिंग करोगे तो वही आएंगे सबके सब। इसकी करेंगे तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। इसकी करेंगे तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल। इसकी करेंगे तो स्मॉल टी 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 स्मॉल। चलो बताओ, ये कौन सी जनरेशन है? F3। कैसी है ये? F3 जनरेशन। कैसे बनाई हमने? सेल्फिंग से बनाई। आप बताओ मुझे, इसमें सारी में कितने? टोटल 16 है। 16 में हेट्रोजाइगस कितनी है? 1 2 3 4। बाकी सब होमोजाइगस। तो 16 में अगर 4 हेट्रोजाइगस है तो कितना परसेंट आया हेट्रोजाइगोसिटी का? 25%। और 16 में बाकी सब कैसे हैं? 12 कैसे हैं? होमोजाइगस है। तो 75% क्या आएगा? अरे बस समझ में। ऐसे फिर इन सबसे क्या बनाओगे? F4 बनाओगे तो बड़ा, काफी बड़ा काम हो जाएगा। हम आधा कर देते हैं। ठीक है? क्लियर सबको अच्छे तरीके से?
अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कंक्लूजन्स लिखेंगे और मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या करेंगे, कंप्लीट। ये क्रॉस सीख लो, बाकी सारी क्रॉसेस इसका मल्टीप्लीकेशन है। इसी क्रॉस को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायहाइब्रिड बन जाती है, इसी को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्राइहाइब्रिड बन जाती है, इसमें पेरेंटल सेक्स को रिवर्स कर देंगे तो रेसिप्रोकल बन जाती है, इसमें F1 को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कर देंगे तो टेस्ट क्रॉस बन जाती है, इसमें F1 को अगर टॉल से कर देंगे तो आउट क्रॉस बन जाती है। सिर्फ कितनी क्रॉस सीखना है, एक क्रॉस, बाकी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते आना चाहिए, ठीक है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्रॉस।